जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है कि क्वेश्चन बैंक का जो 2010 में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग क्या करेंगे कि आंसर के साथ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप 2009 के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और 2009 में पूछे गए जो भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। 2010 के जो प्रश्न है उसे देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए हुए हैं। जैसे एक दिया हुआ है आपको पूर्व पाषाण युग, एक है आपको नव पाषाण युग, एक है आपको लौह युग और एक जो है आपको क्या है, कांस्य युग, ठीक है ना। तो देखिए तो इसके हम सारे को ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए पहला है पूर्व पाषाण युग। क्या है? पूर्व पाषाण युग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो दूसरा है क्या है, दूसरा है वह है आपको नव पाषाण युग। क्या है? नव पाषाण युग, ठीक है ना। और ये जो तीसरा है, ठीक है ना, इसे सुनेंगे तो तीसरा जो है वह है आपको लौह युग। मतलब जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सारे ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। और डी में जो दिया हुआ है कांस्य युग। क्या है? कांस्य युग। तो देखिए तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग आंसर ही भी बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न वही कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना वो आपको कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो कांसा है वो आपको किसका बना होता है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये आपको टीन और तांबा से मिला हुआ क्या है कि आपको मिश्र धातु है। और वैसे भी आपको पता होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया था कि आपको तांबा धातु का क्या किया था, प्रयोग किया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे तांबा के साथ साथ टीन का भी प्रयोग करने लगे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युग की क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जैसे कि आपको पूर्व पाषाण युग। तो देखिए इस युग में क्या हुआ था कि आपको आग का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार। और आग का आविष्कार जो है मनुष्य के सभी आविष्कारों में क्या है जानते हैं कि आपको श्रेष्ठ है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। नवपाषाण युग में जो हुआ था वो आपको क्या हुआ था, तो नवपाषाण युग में कृषि का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? कृषि का। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो लौह युग है क्या है, लौह युग है, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या था कि आपको लोहा धातु का जो था वो आपको ज्ञान नहीं था। क्या था कि लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लोहा है इसकी जो खोज हुई थी वह आपको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में इस लोहा धातु की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, इसका जो प्रशासन था वो आपको नगर पालिका के जैसा था। मतलब कि आप कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह आपको एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो वही आपका पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको कांस्य युग हो जाएगा। अगर आपको ये सारे चीज समझ में आती है तो आप लोग कमेंट में यस लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आती है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप कमेंट में क्या करेंगे कि आपको निरंतर रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपको दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो आपको कौन था, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है मोहनजोदड़ो। क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। देखिए प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ऑप्शन ए कह रहा है मोहनजोदड़ो। उसके बाद जो है आपको अगला ऑप्शन जो दे रहा है बी नंबर वो है आपको कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। और सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको लोथल है। क्या है? लोथल है, ठीक है ना। और डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको रंगपुर है। क्या है? रंगपुर है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। देखिए तो सबसे पहला आपको सारे ये जो ऑप्शन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न वही करा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह आपको कौन था जानते हैं? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा यह आपको सबसे बड़ा नगर था, ठीक है ना। किस सभ्यता का? तो आपको हड़प्पा सभ्यता की। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो कालीबंगा है इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कि आपको सरस्वती नदी के
किनारे स्थित है और यह कहाँ है तो आपको राजस्थान में, कहाँ है राजस्थान में। साथियों जब भी राजस्थान आएगा तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि राजस्थान जो है आपको एरिया वाइज जो है भारत का यह सबसे बड़ा क्या है स्टेट है। तो इन सारे चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये जो लोथल है ये आपको भोगवा नदी के किनारे, यह आपको कहाँ है जानते हैं तो यह आपको गुजरात में, और भारत में जो सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है वह आपको लोथल ही माना जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे, तो वो आपको लोथल थे, और लोथल के अलावा जो है वह आपको कौन था सुरकोतरा था। फिर ये रंगपुर है, ठीक है ना। तो ये रंगपुर जो है वो आपको मावर नदी के तट पर आपको गुजरात से ही मिले। कहाँ से मिले हैं गुजरात से मिले। और वैसे भी याद रखिएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो अधिकांश स्थल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में, वह आपको कहाँ से खोजे गए हैं तो गुजरात से। दूसरी बात कि भारत में जितने भी नगर की खोज हुई है हड़प्पा सभ्यता की, उसमें सबसे बड़ा नगर कौन था तो वह था आपको राखी गढ़ी। तो देखिए तब प्रश्न आपको घुमाकर पूछा जाएगा कि सीधे पूछा जाए कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो वह हो जाएगा आपको कौन मोहनजोदड़ो। लेकिन पूछा जाएगा कि भारत में खोजे गए जो भी नगर है उसमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह है आपको राखी गढ़ी। क्या है राखी गढ़ी। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है याद रखना है। तो राखी गढ़ी क्या है कि भारत में खोजा गया, क्या है भारत में खोजा गया, ठीक है ना, क्या है खोजा गया सबसे बड़ा नगर, क्या कहेंगे सबसे बड़ा नगर, जो कि आपको कहां से मिला है तो कहेंगे हरियाणा से। कहां से हरियाणा से। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका 2 नंबर प्रश्न का है क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे से मिला है तो हम कहेंगे सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। और यह कहा है तो यह आपको पाकिस्तान के सिंध से मिला है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। देखिए 3 नंबर प्रश्न वही कर रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना कौन की थी, तो ऑप्शन ए में कर रहा है आपको कौटिल्य। क्या कर रहा है कौटिल्य, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन बी, तो वो हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। कौन है मेगास्थनीज है, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है देखिए वो क्या कह रहा है अल बरूनी। क्या है अल बरूनी, ठीक है ना। और ऑप्शन जो डी है क्या है ऑप्शन डी, देखिए वह कह रहा है इति सिंह। क्या कह रहा है इति सिंह, ठीक है ना। क्या है इति सिंह। तो यहाँ पर सबसे पहले जानिए कि ये जो आपको कौटिल्य है ये तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे तो आपको गुरु थे और प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आपको अर्थशास्त्र। क्या है अर्थशास्त्र, क्या है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेगास ने जो लिखा था वो आपको इंडिका लिखा था। क्या लिखा था इंडिका। और अलबरूनी जो है इसने लिखा था किताब उल हिंद। क्या लिखा था किताब उल हिंद, या इसी को हम लोग कहते हैं तहकीक हिंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना कौन किया था तो मेगास्थनीज, यानी कि 3 का जो सही आंसर होगा वो आपको बी होगा। और देखिए ये जो मेगास्थनीज के इंडिका है, ठीक है ना, या इसके अलावा आपको क्या है ध्यान से सुनेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या होती है जानकारी मिलती है। और ये जो मौर्यन एम्पायर है इसी ने सबसे पहले क्या किया था कि आपको संपूर्ण भारत को राजनीति के बंधन में, एक राजनीति के बंधन में बांधने का क्या किया था कि आपको प्रयास किया था। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। आगे देखिए अब क्या कह रहा है चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए वो क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपको कालिदास। क्या कह रहा है कालिदास, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको ऑप्शन बी, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी कह रहा है आपको बाणभट्ट। क्या है बाणभट्ट, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है बाणभट्ट है। उसके बाद जो है ऑप्शन सी वह है आपको हरिसेन। क्या है हरिसेन है। और ऑप्शन डी जो है वो आपको क्या है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपको पतंजलि है। क्या है पतंजलि है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है याद रखना है। क्या करना है याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। और ये जो हरिसेन था ना यह आपको समुद्रगुप्त का क्या था जानते हैं आपको दरबारी कवि था। क्या था दरबारी कवि था। याद रखिएगा कि हरिसेन कौन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और ये जो कालिदास है इसको याद रखिएगा, इन्हें हम लोग भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं
भारत का शेक्सपियर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, कालिदास को। और ये जो बाणभट्ट है, क्या है, बाणभट्ट है, इसने आपको हर्षचरित नाम के क्या किया था कि ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा आपको कादम्बरी नामक ग्रंथ को इसने क्या किया था कि आपको लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि ये जो बाणभट्ट है यह कौन था, तो यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथ को क्या किया था, लिखा था। और ये जो हरिसेन है, ठीक है ना, तो इस हरिसेन ने क्या किया था कि आपको प्रयाग प्रशस्ति की क्या किए थे कि आपको रचना किए थे, जिससे हमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय के बारे में जानकारी मिलती। तो ये हरिसेन था कौन, तो ये आपको समुद्रगुप्त का क्या था जानते हैं, तो आपको दरबारी कवि था। और ये जो पतंजलि देख रहे हैं यह पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था और इसने महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था, महाभाष्य। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि महाभाष्य को किसने लिखा था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको पतंजलि लिखा था। पतंजलि था कौन, तो ये आपको पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो वही आपका चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था वो आपको किसने किया था, तो वह आपको हरिसेन ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही है। अब आइए, अब हम लोग चलेंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन 5वें नंबर प्रश्न पे चलने से पहले फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आपको ये चीजें अगर समझ में आती है तो आप लोग यस करके कमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ में आती है, क्या समस्याएं होती है, आप सारे के सारे समस्याओं को कमेंट में लिखेंगे। उम्मीद है कि हम आपका जो समस्या है उसको सुलझाने का हर संभव क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो आपको एग्जाम में अधिक से अधिक जो है वो आपको मार्क्स दिला सके, ठीक है ना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्द जो है आपके बीच जो है, बहुत जल्द जो है वो आपको जो पैनल है वो पैनल के माध्यम से जो होगी वो आपको पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो था वो आपको भारत आया था। 5वां प्रश्न यही कर रहा था। देखिए ऑप्शन ए में आपको ह्वेन सांग, क्या है, ह्वेन सांग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है आपको ऑप्शन बी देखिए वो कह रहा है आपको फाहियान, क्या है, फाहियान, ठीक है ना, क्या है, फाहियान। उसके बाद जो है ऑप्शन सी, ठीक है ना, वो आपको इति सिंह है, कौन है, इति सिंह है। और ऑप्शन डी जो है वो आपको क्या है, वांग हेन तसे, क्या है, वांग हेन तसे, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि वांग, ठीक है ना, आपको हेन, क्या है, हेन तसे, क्या है, तसे। तो देखिए कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो देखिए तो गुप्तों के काल में आने वाला जो चीनी यात्री था वो आपको फाहियान था, ठीक है ना। लेकिन इस सारे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ह्वेनसांग है याद रखेंगे यह आपको 629 से 644 ईस्वी तक ये क्या हुआ था, भारत आया था। और यह आपको हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इस बात को याद रखना है। फाहियान जो है वो आपको 399 से लेके आपको 414 ईस्वी तक जो था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो था वो आपको आया था। इति सिंह जो है वो आपको 518 से कितना से 518 से 521 ईस्वी तक क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। तो एक बार यह प्रश्न जो था इति सिंह के बारे में आपको बीपीएससी में पूछा गया था कि इति सिंह जो है भारत कब तक रहा था। तो 518 से 521। इसमें जितने भी यात्री देख रहे हैं ये सभी के सभी जो थे आपको चिन्ह के थे। ये ह्वेनसांग हो तब, फाहियान हो तब, इति सिंह हो तब, या आपको वांग ह्वेन तसे हो तब, ये सभी जो है आपको कहाँ गए थे, आपको चाइना के थे, ठीक है ना। ये जो ह्वेनसांग है यह संभवतः आपको भारत में बौद्ध दर्शन की जो प्रतिया है उसको एकत्र करने के लिए क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। तो क्वेश्चन यहाँ से यह पूछ देगा कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में। फाहियान जो था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते थे। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए वही 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो आपको फाहियान आया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का क्या जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको यानी कि बी, ठीक है ना। चलिए 6 में क्या कह रहा है, देखिए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है, ठीक है ना, वह आपको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि भारत का जो आपको गोल्डन एज है, ठीक है ना, वह इतिहास में किस काल को कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वह कह रहा है मौर्य काल, क्या कह रहा है, मौर्य काल, ठीक है ना, क्या है, मौर्य काल। उसके बाद जो है ऑप्शन बी वह कह रहा है आपको गुप्त काल, क्या है, गुप्त काल। अगर आप लोगों को आंसर आती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी जो है वह आपको मुगल काल, क्या है, मुगल काल, क्या है, मुगल काल, ठीक है ना। और ऑप्शन डी जो है वह है आपको अंग्रेजों का काल, क्या है, अंग्रेजों का काल, क्या है, अंग्रेजों का काल, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना,
क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, क्योंकि देखिए गुप्त काल में कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, क्या हो, विज्ञान हो, स्थापत्य कला का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में क्या हुआ था, खूब ज्यादा प्रगति हुई थी। इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। और इतिहास में गुप्त काल की जो तुलना है कई सारे कालों से की जाती है, जैसे रोम के अगस्टस युग से, ठीक है ना, यूनान के पेरिक्लिस युग से, इसके अलावा आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल से, इटली के पुनर्जागरण काल से क्या होता है कि आपको गुप्त काल की तुलना की जाती है। क्योंकि गुप्त काल में क्या हुआ था कि आपको हर एक क्षेत्र में क्या हुआ था, असातीत प्रगति हुई थी, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, स्थापत्य कला का क्षेत्र हो, चित्रकला का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में खूब ज्यादा क्या हुआ था कि आपको प्रगति हुई थी। तो यहाँ से एक बात आती है मौर्य काल। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो मौर्यन एम्पायर है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो आपको श्रीगुप्त थे। कौन थे, मतलब श्रीगुप्त, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताइए कि ये जो आपको गुप्त वंश है इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वे आपको चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद है मुगल वंश, तो इसके संस्थापक जो थे वो आपको बाबर थे। कौन थे, बाबर थे। और आपको पता होगा कि भारत में जो अंग्रेजों का काल शुरू होता है वो आपको कब से शुरू होता है, तो 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद आपको जो कंपनी होती है वो क्या होता है कि भारत में जो अपनी शिकंजा है उसको मजबूत करती है। लेकिन 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, उस बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद क्या होता है कि भारत पर क्या होता है, किसका शासन जो होता है वो आपको शुरू हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग आगे भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो अंग्रेजों का काल है, ठीक है ना, तो ये जो अंग्रेज है हमारे भारत में सबसे पहले आपको क्या हुआ था कि आपको व्यापारी बनकर आया था। और इसी उद्देश्य से आपको ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो यह आपको 1600 एडी में हुई थी। कब हुई थी, 1600 एडी में हुई थी, ठीक है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह किसके आज्ञा पत्र से, तो यह आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या कहेंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र से हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है आपको केबीसी में एक बार आपको 50 लाख में पूछा गया था, ठीक है ना। यानी कि उस क्वेश्चन का जो आपको क्या है कि जो प्राइस वैल्यू था वो कितना था, 50 लाख, ठीक है ना, यानी कि 5 मिलियन, ठीक है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके आज्ञा पत्र के द्वारा हुआ था, तो वो आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम था। आपका वही 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह है आपको गुप्त काल, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्लियर करेंगे। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए करा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए महाभारत की जो रचना है ना वो आपको संस्कृत भाषा में हुई थी। क्या हुई थी, संस्कृत भाषा में। लेकिन यहाँ से महाभारत से पूछे जाने वाले जो कुछ आपको क्वेश्चन है उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये जो महाभारत है, क्या है, महाभारत है, यह आपको विश्व का क्या कहेंगे, विश्व का, ठीक है ना, यह आपको सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो आपको कौन है जानते हैं, तो ये आपको महाभारत है, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है कि महाभारत के जो रचयिता थे, क्या थे, रचयिता, वो कौन थे। तो देखिए महाभारत के जो रचयिता थे, ठीक है ना, वो आपको महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे, महर्षि वेदव्यास। और ये कितने नंबर के वेदव्यास थे जानते हैं, तो आपको 28वें नंबर के वेदव्यास थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न है कि ये जो महाभारत है, क्या है, महाभारत है, इस महाभारत की रचना जो है वो आपको किस भाषा में हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए महाभारत की जो रचना है, ठीक है ना, वह आपको किस भाषा में हुई थी, तो इसकी जो भाषा है ना वो आपको संस्कृत है। और यही क्वेश्चन आपसे 7 नंबर पूछ रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में। महाभारत का जो मूल नाम है, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो महाभारत का जो मूल नाम है आपको जय संहिता, क्या है, जय संहिता। तो जय संहिता इसको कब कहा जाता था, तो जब इसमें आपको 8800 श्लोक हुआ करता था। लेकिन जब श्लोक की संख्या बढ़कर आपको 24,000 हुआ तब इसका नाम भारत पड़ा। और फिर कालांतर में श्लोक की संख्या बढ़कर जब आपको 1 लाख से अधिक हुआ तब इसका नाम क्या पड़ा जानते हैं, महाभारत पड़ा, या उसी को हम कहते हैं सप्त सहस्त्र संहिता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत का जो अन्य नाम है, क्या है, अन्य नाम है वो क्या है। तो देखिए महाभारत का जो अन्य नाम है सप्त सहस्त्र, क्या है,
सप्त सहस्त्र संहिता है। क्या है? सप्त सहस्त्र संहिता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आती है कि महाभारत में जो आपको पर्व है, क्या है? पर्व है वो आपको कितने हैं? तो महाभारत में जो पर्व है वो आपको 18 है, ठीक है ना। अध्याय पूछा जाएगा तो वह आपको कितना है? 1948 है। फिर यहाँ से आपको श्लोक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? श्लोक, कि महाभारत में कितने श्लोक है? तो आपको 1,02,17 है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि महाभारत में जो आपको श्लोक की संख्या है वो कितनी है? तो 1,02,17 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न आपसे यह कर लिया जाएगा कि बताइए महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? तो आपको 18 दिन चला था। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। महाभारत का सर्वाधिक जो शिक्षाप्रद भाग है वह कौन है? तो आपको श्रीमद् भगवत गीता है। कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। और इस श्रीमद् भगवत गीता से कई सारे जो आपको व्यक्तित्व थे वो आपको प्रभावित है, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, लुईस फिशर, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व थे जो आपको श्रीमद् भगवत गीता से क्या थे कि आपको प्रभावित थे। तो यहाँ से बात आती है कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? क्योंकि देखिए ये तो आपको संस्कृत में लिखा गया था। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1785 में। और इसके जो अंग्रेजी अनुवादक थे, याद रखिएगा, उनका नाम है चार्ल्स विलिकिंस। क्या नाम है? चार्ल्स विलिकिंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवादक जो है कौन है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे आपको चार्ल्स विलिकिंस। क्या कहेंगे? चार्ल्स विलिकिंस। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें आपको कितने श्लोक है? तो देखिए, तो इसमें आपको 700 श्लोक है। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे अध्याय की, ठीक है ना, तो श्रीमद् भगवत गीता में जो अध्याय है वो आपको 18 है। क्या है? 18 है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो महाभारत में कुरु वंश थी उसकी राजधानी जो थी वो आपको कहाँ थी? तो देखिए, महाभारत में जो कुरु वंश थी उसकी जो राजधानी थी वो आपको हस्तिनापुर थी, ठीक है ना। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक कहाँ चला था? तो वह आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। कहाँ चला था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो यहाँ से याद रखिएगा, देखिए कि कुरु वंश की राजधानी पूछेंगे तो वो आपको हस्तिनापुर। महाभारत का युद्ध जो है आपको कितने दिनों तक चला था? तो हम क्या कहेंगे? 18 दिनों तक। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था, ठीक है ना। और ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है ये आपको कहाँ है? तो ये आपको हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और इस युद्ध में जो होता है आपको पांडवों की क्या होती है? विजय होती है। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आपको सत्य में विजय थे, मतलब कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। तो आज ये जो देख रहे हैं आप सत्य में विजय थे, यह भारत सरकार का क्या है? कि आपको आदर्श वाक्य है। क्या है? आदर्श वाक्य। और ये जो सत्य में विजय थे है वह आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया था। यहाँ से आ गया उपनिषद। तो उपनिषद की संख्या को भी याद रखेंगे कि उपनिषद की संख्या जो कितनी है तो वह आपको कितनी है? 108 है। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो वही 7 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? तो हम क्या कहेंगे? संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। देखिए, जैसे एक है आपको लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी, ठीक है ना। उसके बाद जो बी नंबर ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह है आपको बोध गया। क्या है? बोध गया। क्या है? बोध गया। उसके बाद जो सी नंबर ऑप्शन है, देखिएगा 8 नंबर प्रश्न का हम एनालिसिस कर रहे हैं, वह है आपको सारनाथ। क्या है? सारनाथ, ठीक है ना। उसके बाद डी नंबर जो ऑप्शन है वह आपको कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। तो देखिए ये चारों स्थान जो है ना वह महात्मा बुद्ध के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लुम्बिनी की। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जानते हैं? जन्म हुआ था। तो और दूसरा जो है बोध गया। तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है सारनाथ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये प्रथम उपदेश जो दिए थे वो आपको कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऋषिपत्तनम में। और डी कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण हुई थी, अर्थात इन्हें मृत्यु की क्या हुई थी? कि आपको प्राप्ति हुई थी। और ये जो कुशीनगर है मल गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। तो वहीं 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो आपको बोध गया में हुई थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। और महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन थे? तो ये आपको यानी कि बौद्ध धर्म के क्या थे? कि आपको फाउंडर थे, यानी बुद्धिज्म के ये फाउंडर थे, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं? मतलब कि एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपको 9वां नंबर क्या कह रहा है, ठीक है ना।
कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, ठीक है ना। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है डायरेक्ट हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपको जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। याद रखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। तो याद रखेंगे ये जो श्वेतांबर है, ठीक है ना, और ये जो आपको दिगंबर है, यह आपको जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो श्वेतांबर है वो किसको कहा गया, तो याद रखेंगे श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। क्या है? श्वेत वस्त्र जो धारण किया वो आपको श्वेतांबर कहलाया। क्या कहलाया? श्वेतांबर। और जो आपको नग्न रहा, क्या रहा? नग्न रहा, ठीक है ना, वो आपको दिगंबर कहलाया। क्या कहलाया? दिगंबर कहलाया, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आपको महावीर स्वामी है उनके जो शिष्य थे वो आपको दिगंबर कहलाया, जबकि आपको पार्श्वनाथ के जो आपको अनुयायी थे वो आपको श्वेतांबर कहलाया। क्या कहलाया? श्वेतांबर कहलाया। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो श्वेतांबर बना था यह आपको स्थूल भद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्थूल भद्र के नेतृत्व में प्रथम आपको जो जन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में, ठीक है ना। उस समय जो पाटलिपुत्र के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, तो उसी समय आपको श्वेतांबर और क्या हुआ था? दिगंबर बना था। और दिगंबर जो बना था वो आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो आपको जैन धर्म से, ठीक है ना। श्वेतांबर किसको कहा गया? तो जो श्वेत वस्त्र धारण किया। दिगंबर किसको कहा गया? जो आपको नग्न रहता था, ठीक है ना। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में बना था? स्थूल भद्र। और ये जो देख रहे हैं आपको दिगंबर किसके नेतृत्व में बना था? भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रथम जैन संगति के दौरान 300 ईसा पूर्व में। कहता मैं 300 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो प्रथम जन संगति क्या हुई थी? तो आपको पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो इन सारे बातों को अच्छे से याद रखना है। तो यहीं से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो हीनयान है, क्या है? हीनयान है, ठीक है ना। इसके अलावे ये जो आपको महायान है, क्या है? महायान है, ठीक है ना। वर्ज्ययान है, क्या है? वर्ज्य, ठीक है ना। क्या है? वर्ज्ययान है, क्या है? वर्ज्ययान है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको महासंघिक है, क्या है? महासंघिक है। इसके अलावा आपको थेरवादी है, क्या है? थेरवादी है। यह सब आपको किस संप्रदाय से जुड़ा है या किस धर्म से जुड़ा है? तो इस सबका जो संबंध है ना साथियों वो आपको बौद्ध धर्म से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। हीनयान महायान का पूछेंगे तो बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर प्रश्न जो है आपका क्या कर रहा है? अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए ऑप्शन ए में कर रहा है आपको नंदवंश। क्या है? नंदवंश, ठीक है ना। ऑप्शन ए कर रहा है नंदवंश। ऑप्शन जो आपको बी कह रहा है वह आपको मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। ऑप्शन बी जो है क्या है बताइए तो आपको मौर्य वंश है। और ऑप्शन सी जो है वो आपको क्या जानते हैं? वो है आपको गुप्त वंश। क्या है? गुप्त वंश, ठीक है ना। और ऑप्शन डी जो है वो आपको कह रहा है चोल वंश। क्या कह रहा है? चोल वंश। क्या कह रहा है? चोल वंश। तो देखिए ये जो सम्राट अशोक है ना उसका संबंध आपको मौर्य वंश से है। और अशोक जो था मौर्य वंश के आपको तीसरे क्रम के शासक थे। क्या थे? तीसरे क्रम के शासक थे। तो मौर्य वंश के जो पहले क्रम के शासक थे यानी पहला शासक वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा जो थे बिंदुसार थे और तीसरा जो थे अशोक। तो अशोक का संबंध किस वंश से जानते हैं? मौर्य वंश से। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नंद वंश के संस्थापक, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपको महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद थे। गुप्त वंश के संस्थापक बताए थे कि आपको श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप लोग इसको समझ जाइएगा, ठीक है ना। चाहे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो यह आपको श्री गुप्त थे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि गुप्त वंश का जो फाउंडर था वो आपको कौन था, तो वो आपको श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त। और ये जो चोल वंश देख रहे हैं इसके संस्थापक जो थे वो आपको विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे। तो 10 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का शासक था। मतलब 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका फटाफट क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 नंबर प्रश्न की ओर देखिए क्या कर रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था। ए में दे रहा है आपको अमीर खुसरो। क्या दे रहा है? अमीर खुसरो, ठीक है ना। और साथियों आपको जीवन में बहुत मेहनत करना है। क्या करना है? बहुत मेहनत करना है, ठीक है ना। जब तक आप किसी चीज को अचीव नहीं कर लेते हैं जब तक आपको मेहनत करना है। क्या है? मेहनत करना है, ठीक है ना। इतना हार्डवर्क कीजिए, इतना हार्डवर्क कीजिए कि जो आपको कामयाबी है, ठीक है ना, वो आपके कदमों को छूमे, ठीक है ना। इतना हार्डवर्क कीजिए, ठीक है ना। चलिए बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपको क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है आपको अलबरूनी। क्या है? अलबरूनी। क्या है?
अलबरूनी, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपको कह रहा है क्या, आपको इब्न बतूता क्या है, इब्न बतूता क्या है, इब्न बतूता। और डी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अबुल फजल, क्या है, अबुल फजल, क्या है, अबुल फजल, क्या है, अबुल फजल। तो देखिए वहीं आपको 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था, तो वो आपको अबुल फजल ने किया था। कौन किया था, अबुल फजल ने, ठीक है ना। और ये जो अकबरनामा है, ठीक है ना, क्या है, अकबरनामा, याद रखिएगा, यह आपको फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में। और फारसी जो था मुगल काल का क्या था आपको दरबारी भाषा भी था, ठीक है ना। इब्न बतूता ने जो लिखा था ग्रंथ वो था किताब उर रहला, और अलबरूनी जो लिखा था किताब उल हिंद, क्या लिखा था, किताब उल हिंद लिखा था, क्या लिखा था, किताब उल हिंद, या इसी को कहते हैं तहकीक हिंद, ठीक है ना। तो देखिए ये किताब उल हिंद हो तब या रहला हो तब, ये दोनों ग्रंथ जो था वो आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में। और अमीर खुसरो को हम लोग बोलते हैं तोतिए हिंद, ठीक है ना, मतलब हिंदुस्तान का तोता जो है वो आपको अमीर खुसरो को क्या होता है, कहा जाता है। और ये आपको निजामुद्दीन औलिया के कहते हैं शिष्य थे, और ये वही निजामुद्दीन औलिया है जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया था जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं कि दिल्ली अभी क्या है, तो आपको दूर है, क्या है, दूर है, ठीक है ना। तो देखिए वही 11 नंबर प्रश्न करा है कि अकबरनामा की रचना कौन किया था, तो वो कौन किया था, अबुल फजल। और अबुल फजल कौन था, तो यह अकबर का क्या था, आपको शाही इतिहास का, ठीक है ना, अकबर के दरबार का, क्या कहेंगे, अकबर के दरबार का यह क्या था जानते हैं, इतिहासकार था, क्या था, इतिहासकार था। और ये जो आपको ये अकबरनामा है यह आखिरकार है क्या, तो अकबरनामा जो है आपको एक इतिवृत्ति है जो अबुल फजल के द्वारा क्या हुआ था, फारसी भाषा में लिखा गया था। तो उम्मीद है कि 11 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए ए में कह रहा है 1509, ठीक है ना, बी में कह रहा है आपको क्या 1526, ठीक है ना, सी में कह रहा है आपको 1556, क्या है 1556, और डी में कह रहा है आपको 1761, ठीक है ना। तो देखिए तब पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो इसमें से आपको पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपको 1526 में, तब 12 का सही आंसर भी हो जाएगा। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच हुआ था ये समझिए, ठीक है ना। तो इसमें एक तरफ था दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, कौन था, इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, जो लोदी वंश से था। और इधर जो था आपको बाबर था, क्या था, बाबर था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो होते हैं भारत में क्या करता है जानते हैं, मुगल वंश की क्या करता है कि आपको नींव डालता है, ठीक है ना। तो ये जो 12 है इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपको 1556 में, तो यह पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था किसके बीच, आपको हेमू और अकबर के बीच, किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच। तो इस युद्ध में भी अकबर की क्या होती है, जीत होती है। तो ये वही हेमू है, ठीक है ना, जिसे हम लोग हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। दूसरी बात कि विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करने वाला यह अंतिम शासक था, ठीक है ना। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में। और इसमें जो आपको मुख्य भूमिका निभाए थे, क्या किए थे, मुख्य भूमिका निभाए थे, वो आपको कौन निभाए थे, बैरम खां को निभाए थे। बैरम खां जो अकबर के संरक्षक बनकर क्या किए थे कि 1556 से लेकर 1560 तक क्या किए थे कि आपको शासन भी किए थे, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खां, 1556 से कितना तक, 1560 तक। और अकबर इन्हें प्यार से बैरम खां को खानी बाबा भी क्या करते थे, बुलाते थे, याद रखेंगे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, तो देखिए तो यह आपको मराठों, क्या है, मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मराठों और अफगानों के बीच। तो इसमें आपको अफगानों की क्या होती है, जीत होती है। तो मराठा शासक जो रहते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ने वाले, उनका नाम रहता है सदाशिवराव भाऊ, ठीक है ना। और इधर जो अफगानों की ओर से लड़ता है वो आपको अहमद शाह अब्दाली रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तब पानीपत का एक मूवी भी आया था, ठीक है ना, जिसमें संजय दत्त, अर्जुन कपूर, कीर्ति सेनन, ठीक है ना, ये इन सितारों से सजा हुआ फिल्म था, जिसमें आपको मराठा शासक जो है सदाशिव राव भाऊ उसका किरदार जो निभाए थे
वो आपको अर्जुन कपूर और अहमद शाह अब्दाली का किरदार जो है जाने माने अभिनेता संजय दत्त ने निभाया था, ठीक है ना। जबकि उनकी पत्नी का किरदार जो है सदा शिवराव भाव की जो पत्नी का किरदार है वो आपको कीर्ति सेनन ने क्या किया था, निभाया था, ठीक है ना। तो आप लोग जो कुछ हिस्टोरिकल मूवी है उस मूवी को देखा कीजिए, क्या कीजिए, देखा कीजिए। जैसे मोहनजोदारो हो गया, बाजीराव मस्तानी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी मूवी सब आता है हमारे ऐतिहासिक घटना पर आधारित उसे आप देखा करें, ठीक है ना। हाल फिलहाल में जो आपको रिलीज हुई थी पृथ्वीराज चौहान, उसे भी आप देखा करें, ठीक है ना। तो अच्छे मूवी देखिएगा, हिस्टोरिकल मूवी, तो उससे क्या होगा कि आपके जो जीएस मतलब जीके का जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस है, वो काफी ज्यादा क्या होगा कि आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे 12 नंबर प्रश्न की, उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। और बार बार बोलते हैं कि अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करोगे कि कमेंट करके बताओगे कि कहाँ दिक्कत हो रही है, तो ना हम आगे जाकर क्या करेंगे कि उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए साथियों अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो 12 नंबर का आपका आंसर मिल गया अभी, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है ना। तो देखिए तो ऑप्शन ए में करा है शाहजहां, क्या है, शाहजहां, ठीक है ना, क्या है, शाहजहां। उसके बाद जो है ऑप्शन बी जो है वो आपको करा है औरंगजेब, क्या है, औरंगजेब, क्या है, औरंगजेब, ठीक है ना। और ऑप्शन सी जो है वो आपको क्या करा है, ध्यान से सुनेंगे, वो है आपको मोहम्मद शाह, कौन है, मोहम्मद शाह, ठीक है ना। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी क्या कहते हैं, आपको जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है डी में आपको बहादुर शाह जफर, क्या है, बहादुर शाह जफर। तो साथियों आंसर आप लोगों के सामने आ गया होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो कौन थे, ठीक है ना। हम आप लोगों की कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, बिल्कुल सही आंसर आना अब शुरू हुआ, अब शुरू हुआ। चलिए देखिए तो ये जो आप देख रहे हो भारत के अंतिम मुगल बादशाह वो कौन थे जानते हैं, तो आपको बहादुर शाह जफर थे। तो देखिए तो शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का क्या हुआ था, काफी ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है ना। औरंगजेब इसे कहा जाता है आलमगीर, क्या कहा जाता है, आलमगीर। एक आध को जीके भी आपको जानते चलना है। मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह, क्या है, रंगीला बादशाह, क्या है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है ना। और बहादुर शाह जफर जो थे वो आपको अंतिम मुगल बादशाह थे, क्या थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, क्या थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे तो आप क्या कहोगे, वो आपको बहादुर शाह जफर थे। तो देखिए कुछ मुगल शासकों से जुड़े हुए प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि महत्वपूर्ण, क्या है, महत्वपूर्ण, ठीक है ना, तथ्य मुगल से संबंधित जान लीजिए, क्या कीजिए, जान लीजिए, ठीक है ना। तो मुगल से संबंधित विभिन्न तथ्य जानेंगे, तो उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो आपको बाबर का आएगा, क्या आएगा, बाबर का, ठीक है ना। तो बाबर को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, मुगल वंश का संस्थापक, क्या कहते हैं, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो आपको बाबर था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि आपको वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है ना, क्या है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ना वो आपको अकबर था, कौन था, अकबर था। तो इसे भी याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि आपको जहांगीर, क्या है, जहांगीर, ठीक है ना। तो देखिए तो जहांगीर के काल में क्या हुआ था जानते हैं कि आपको चित्रकला का खूब विकास हुआ था, इसीलिए इसके काल को कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल, क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल। चलिए उसके बाद जो है जहांगीर के बाद शाहजहां, क्या है, शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां, क्या है, शाहजहां। साथियों तो शाहजहां के काल को हम लोग बोलते क्या जानते हैं, तो आपको स्थापत्य कला का, क्या है, स्थापत्य कला का, ठीक है ना, आपको स्वर्ण काल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको औरंगजेब, क्या है, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में आपको बताए थे कि इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में हिंदू मूर्तियों को काफी अधिक मात्रा में तोड़ा गया था। तो ये जो औरंगजेब है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसे जिंदा पीर, क्या है, जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है आपको औरंगजेब के बाद अगर हम बात करते हैं मोहम्मद शाह का, किसकी बात करते हैं, मोहम्मद शाह। तो देखिए मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह, क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह। किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सुंदर युवतियों के प्रति इसका क्या था जानते हैं कि आपको काफी ज्यादा जो था वो आपको रुझान था, क्या था, रुझान था, ठीक है ना। उसके बाद है आपको फर्रुखसियर, क्या है, फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है जानते हैं, तो मुगल वंश का कायर शासक, क्या कहा जाता है, मुगल वंश का, ठीक है ना, आपको कायर, क्या है, कायर या घृणित, क्या है, घृणित शासक कहा जाता है किसको, तो आपको फर्रुखसियर को, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको जहांदार शाह, क्या है, जहांदार शाह, ठीक है ना।
तो जहांदार शाह को कहा जाता है आपको लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। ठीक है ना। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा था, सुनिए ध्यान से। ठीक है ना। 13 नंबर कि ये जो भारत का अंतिम मुगल शासक था कौन था? तो आपका बहादुर शाह जफर थे। ठीक है ना। और बहादुर शाह जफर को 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण क्या होता है कि आपको पकड़कर आपको रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है, जैसे एक प्रश्न आपको केवीसी में भी पूछा था। क्या जानते हैं? ये जो बहादुर शाह जफर है, ठीक है ना, इन्हें कहां से गिरफ्तार किया गया था? इन्हें आपको हुमायूं के मकबरा से, कहां से? हुमायूं के मकबरा से इन्हें क्या किया गया था जानते हैं? गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना। तो आपको इन सारे चीजों को अच्छे से देख लेना है। तो देखिए, तो 2010 में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री के, वो टोटल आपको 25 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से हम लोग आज 13 का क्या किए हैं? एनालिसिस किए हैं। ठीक है ना। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि 14 से लेकर, ठीक है ना, और 25 तक के जो प्रश्न होंगे सारा का एनालिसिस करेंगे। और एक बार फिर से आप लोगों को कह देते हैं साथियों कि अगर आप 2009 के क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2022-23 के नाम से जो है एक आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको 1, 2, 3 करके सारे लेक्चर दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो आप उन्हें देख लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको ये क्लासेस समझ में आती है तो आप लोग अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है ना। और अधिक से अधिक जो है लाइक को ठोकते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। ठीक है ना। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।